हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। इस क्लास में आज हम आपको कल वाले टॉपिक को जो करवाया था पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण का, इसका सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ और 54 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक ये। और इसमें से हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता को किससे खतरा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल की सुंदरता कम होती चली जा रही है। अगला प्रश्न दिया है, प्रदूषण के कारण किसमें परिवर्तन होते हैं? तो प्रदूषण के कारण किसमें परिवर्तन होते हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर है जैविक पर्यावरण। ठीक है, जैविक पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक अपघटन प्रदूषणकारी है किसके कारण, किससे? तो जैविक अपघटन जो है अपघटनकारी प्रदूषक है, हाँ सॉरी, जैविक अपघटनकारी प्रदूषक है इनमें से कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवेज। सीवेज अपघटनकारी प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, किसके प्रदूषण से पीलिया या जॉन्डिस होता है? तो किसके प्रदूषण से होगा? जल के प्रदूषण से पीलिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड किसके मुख्य प्रदूषक हैं? नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो वायु के प्रदूषक हैं। ठीक है, क्योंकि ये गैस होती हैं और ये वायु को ही प्रदूषित करते हैं, इनके ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रभावित करता है? तो वायु प्रदूषण निम्न ऑप्शन में से किसको ज्यादा प्रभावित करता है? तो ये पर्ण को यानी पत्तियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि? अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम कर देती है और इससे क्या होता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में व्यक्ति के शरीर में उपस्थित होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण द्वारा होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट्स के प्रदूषण के कारण होती है। नाइट्रेट्स मिले होते हैं जिसमें या पानी के माध्यम से, तो इसका यूज करने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भूमिगत पानी किसकी अधिकता से प्रदूषित होता है? तो भूमिगत पानी जो है वो किसके प्रदूषण किसकी अधिकता हो जाती है? तो वो खनिजों की। ठीक है, खनिजों की अधिकता के कारण भूमिगत पानी प्रदूषित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन है वो उत्तरांचल जो है वहां के टिहरी गढ़वाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध था कहाँ से? ये खेजड़ली जोधपुर की थी। ठीक है, जो वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ों से लिपट गई थी और पेड़ काटने वालों ने इनको भी साथ में काट दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, ध्वनि की मात्रा जो मनुष्य के लिए प्राण घातक होती है? तो प्राण घातक ध्वनि की मात्रा इसकी जो डेसिबल इकाई है इसकी ध्वनि की, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 150 से 156 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए प्राण घातक होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने BS6 मानक जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं कब से लागू करने का फैसला किया है?
तो इसका जो है राइट आंसर है 2020 से ये BS6 मानक लागू करने का फैसला किया था। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, 78% इसकी उपस्थिति मानी जाती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न दिया है, शोर क्या है? शोर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न ऑप्शन में से अवांछनीय आवाज। ठीक है, अवांछनीय आवाज शोर है। अगला प्रश्न दिया है, किस इकाई में ध्वनि मापी जाती है? तो ध्वनि की इकाई सभी को पता होगा डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण के कारण जीवों में श्रवण हानि होती है, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता? तो श्रवण हानि किस प्रदूषण के कारण होगी? ऑब्वियसली ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रवण ध्वनि की न्यूनतम सीमा कितनी है? यानी कि सुनने योग्य ध्वनि जो होती है वो उसकी न्यूनतम सीमा होती है कितनी? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 0 dB। 0 dB मतलब 0 डेसिबल। अगला प्रश्न है, कर्ण में दर्द उत्पन्न करने वाली ध्वनि का स्तर है, यानी कि कानों में दर्द उत्पन्न करने का ध्वनि का जो स्तर है वो कितना हो जाएगा? 150 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पैमाने का प्रयोग ध्वनि या शोर की प्रबलता में किया जाता है? तो इनमें से ध्वनि और शोर की प्रबलता में पैमाने का जो उपयोग होता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लघुगणकीय पैमाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लघुगणकीय पैमाने के द्वारा इनकी प्रबलता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप के दौरान ध्वनि का स्तर है। अब सामान्य वार्तालाप के दौरान ध्वनि का स्तर कितना रहता है? 60 dB। 60 dB। अगला प्रश्न दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत शोर का कितना स्तर है? कितना परसेंट, कितना डीबी है या डेसिबल है? तो वो है 45। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत किया है वो है 45 डेसिबल। अगला प्रश्न है, वाहनों में साइलेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु वाहनों में साइलेंसर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग कर नया उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है? तो किस अपशिष्ट का उपयोग करके हम पुनः उसका उपयोग कर नवीन उत्पाद बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? पुनर्चक्रण। ठीक है, पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा अजैव अपघटनीय है? अजैव अपघटनीय निम्न में से कौन सा है जो अपघटित भी नहीं होता और अजैविक है? तो ये प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पादप अपशिष्ट, कागज, ऊन ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस सामग्री का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो किस सामग्री का पुनर्चक्रण इसमें से हम नहीं कर सकते? तो वो है प्लास्टिक की थैलियां, इनका पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो प्लास्टिक थैलियां जो हैं वो पॉलीथीन से मिलकर बनती हैं। ठीक है, पॉलीथीन के बहुलक होते हैं जो, उससे प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण किया जाता है। तो गाइज ये थे आज के हमारे प्रश्न और आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।